नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शिट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे ईरान में छिड़े युद्ध की और साथ ही साथ उन मुस्लिम देशों की जहां पर ईरान ने हमला किया है। और हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान जो कट्टरवाद को लेकर बहुत अपनी बातें रखता रहता है, लेकिन जिस तरीके से ईरान भी कट्टरवाद की बातें रखता रहता था और उसके खिलाफ एक जंग छेड़ी गई है अमेरिका द्वारा, और वहां के जो नुमाइंदे थे, वहां के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं खामनेई के खिलाफ थे, उनकी कट्टरवाद के खिलाफ थे। और यही कारण है कि अब जश्न मनाया जा रहा है कई देशों में कि जिस तरीके से कट्टरवाद को खत्म किया जा रहा है। ईरान के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कट्टरवाद की बातें तो करते थे लेकिन ईरान के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं और शोक मना रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं आज। डॉक्टर अभिनव पांड्या हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं उसना फाउंडेशन के, जो जिनका प्रमुख फोकस रहता है टेररिज्म पॉलिसी को लेकर, खासतौर से वेस्ट एशिया की पॉलिसीज को लेकर। डॉक्टर अभिनव, आपका बहुत स्वागत है स्टेट मिरर में। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका ने लगातार ताबड़तोड़ हमले किए हैं, इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वेस्ट एशिया की तमाम कंट्रीज के ऊपर इस टाइम जो है युद्ध का साया मंडराया हुआ है, और ईरान ने भी काफी जगह पर हमले किए हैं। आप पूरी इस घटनाक्रम को किस तरह असेस करते हैं, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश था जो कट्टरवाद को लेकर अपना जो रवैया है खामेनेई ने लगाया हुआ था, और हालांकि उनकी जो वहां की जनता है उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन मिले जुले वहां पर अभी हमको जो रूप देखने में मिल रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इस वक्त जो पूरा हमला वहां पर देखा किया गया है, और जो वेस्ट एशिया की जो तमाम कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन पर ईरान ने हमला किया है। आपका सर क्या अनुभव समझ में आ रहा सर आपको? देखिए, आई थिंक ये एक बड़ी लाजमी चीज थी, बिकॉज बात ये कि ईरान की जो रजीम थी, इस्लामिक रजीम, वो एक आइडियोलॉजिकली बड़ी एक हार्डकोर रजीम थी। और उनका जो लड़ने का जो जंग का मतलब एक जो अप्रोच जो था उनका, वो ये हम्म। था कि वो अपनी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के प्रति ब्लाइंडली कमिटेड थे, जिसके अंदर अमेरिका से दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने हम्म। हमेशा से रखा कि हम तो आपके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। फिर हम्म। उनका एक डॉक्ट्रिन था वो, कि हम ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ते हैं, जिसके तहत वो मानते थे कि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो एक सताए हुए और जुल्म का सामना कर रहे लोग हैं, इसलिए उन्हें हम्म। उनके साथ खड़ा होना है। और वो उनके साथ खड़े होकर के उनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हमास वगैरह इत्यादि को सपोर्ट कर रहे थे। जी। अब मसला ये है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे थे। अब जो जी। रजीम ये कहती है कि हम जो है इसराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, और जिस रजीम के लिए पहली प्रायोरिटी सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी और धर्मांधता या हम्म। कट्टरवाद आती है, जो हिजाब ना पहनने पर अपने नागरिकों को बर्बरता से मार देती है, वो न्यूक्लियर हथियार आने के ऊपर इसराइल पर न्यूक्लियर असला भी चला सकती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसराइल के लिए तो ये एक डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई थी कि अगर या तो हम्म। आप रहेंगे नहीं तो हम रहेंगे। तो हम्म। ये युद्ध होना ही था, क्योंकि ये लोग इतने करीब थे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो पिछली दफा जो स्ट्राइक्स हुई थी जून में, उसमें तो इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था। तो उसके बाद लेकिन काम अधूरा रह गया था। अगर अभी वाले युद्ध के लिए अगर आप कहें तो मैं इसको कहूंगा वॉर ऑफ चॉइस। बिकॉज देखिए, अगर शायद वो अभी नहीं करते तो हम्म। भी पिछले दफे जो है उन्होंने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी बिल्कुल झटका अच्छा बिल्कुल। खासा पहुंचाया था। तो बिल्कुल। इतना जल्दी तो ईरान रिकवर नहीं कर पाता, लेकिन हम्म। ईरान की रजीम बच गई थी, और वो रजीम सरवाइव करके अपने वापस प्रयास करती और हम्म। वापस न्यूक्लियर के रास्ते पर जाती, तो हम्म। आज नहीं तो कल, साल भर बाद, 2 साल बाद ये सिचुएशन आनी थी। आनी थी। लेकिन अमेरिकन ने और इसराइलीज ने ये तय किया कि अभी ईरान अपनी बहुत वीक कंडीशन में है, उसकी एयर डिफेंसेस खत्म हो चुके हैं, और अंदर भी विद्रोह काफी है, उसके जो हम्म। प्रॉक्सीज खत्म हो चुके हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बेहतरीन मौका है अपने शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाने का, और एक ऐसा हमला किया जाए जिसमें पूरी प्लानिंग बिल्कुल। के साथ कि वहां पर सब हम्म। नष्ट हो जाए। तो डॉक्टर इसलिए पांड्या, क्या उन्होंने आपको ये लगता किया। है कि जो आप बात कह रहे हैं कि कट्टरपंथ को लेकर जिस तरीके से वहां पर तमाम जो लोग थे वो सामने सड़कों पर आए थे, क्या सिर्फ एक वही रीजन है कि जो वहां की जनता ये चाह रही थी कि कट्टरपंथी अब कहीं ना कहीं इस देश के जाने चाहिए, और जो एक इस्लामीकरण की करने की बात भी लगातार कही जा रही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न स्टेट हुआ करता था पहले जब ये रजीम खामनेई साहब का आया था। अब कहीं ना कहीं लोग उससे उब चुके थे और कट्टरवाद को छोड़ना चाह रहे थे। क्या सिर्फ वही कारण नजर आता है आपको कि कट्टरवाद के चलते ईरान का ये हाल हो गया ये देखिए, 2 3 चीजें। एक तो मैं आपको बता दूं कि ईरानी लोग जो है वहां पर इस्लाम ओरिजिनल नहीं है, वो एक इम्पोज्ड सोसाइटी है जहां पर है? इस्लाम को इम्पोज किया गया था। और बड़े हम्म। बर्बर तरीके से अरबों ने वहां पर आक्रमण किए थे, और बिल्कुल। वहां पर बहुत लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया था, मार काट, जिसके अंदर हम्म। रेप एग्रेशन वगैरह काफी कुछ हुआ था। वहां की जो जोरास्ट्रियंस थे उनको मार पीट के वहां से भगाया गया था। तो हम्म। वैसे भी उनकी, और वो सोसाइटी जो थी वो एक अरब सोसाइटी से उसका नेचर काफी अलग था। अलग था अरब बिल्कुल। सोसाइटी एक ट्राइबल
सोसाइटी थी जहां पर इस्लाम की पैदाइश हुई थी, वहां पर गरीबी थी, मुफलिसी थी, ट्राइबल कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट थे, सभ्यता हम्म, नहीं थी। हम्म, ईरान सिविलाइजेशनली एक बहुत ही रिच, प्रॉस्परस और रिफाइंड सोसाइटी थी। तो हम्म, इसलिए उनके, कहते हैं ना, आप कह सकते हैं कि उनके सोसाइटी के सबकॉन्शियस माइंड में, जीन्स में ये कट्टरता की कोई खास गुंजाइश नहीं है। अगर आप ईरान की पुरानी सोसाइटी देखें 79 से पहले की, तो आपको हम्म, बहुत एक अलग ही नजारा मिलेगा। मतलब वहां के लोग बड़ी मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना, नाइट लाइफ, आप उनकी बिल्कुल मूवी बिल्कुल। देख लें, इसके अंदर आपको एक अलग ही नजारा मिलेगा। और काफी हम्म, हद तक उस सोसाइटी को आप हिंदुस्तानी, हमारी भारत की सोसाइटी से कंपेयर करके देख सकते हैं, बिकॉज एंसेस्ट्री काफी हद तक सिमिलर है। सिमिलर अब थी लेकिन वो। जब ये हो गया तो एक तो ये रजीम जो थी, इसने कट्टरता की सारी हदें पार कर दी, तो जिसका ईरानी हम्म, लोगों में बहुत भारी विरोध था। लेकिन उसके साथ ही साथ अब ये रजीम इंटरनेशनली इतनी आइसोलेट हो गई थी, इतने सैंक्शंस लग गए थे कि इकोनॉमिकली भी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही बहुत थी। बुरा प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन वहां पर हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था। उसके अलावा जो है वहां पर आप देखें तो पानी की किल्लत हो चुकी थी, राशनिंग हो रही थी, पावर हम्म। आउटेजेस थे। और उसके मतलब अलावा जो ये मैं लोग, आपसे सवाल कर रहा था, कहीं ना कहीं उसी का ये कारण मान सकते हैं कि कट्टरवाद को वो कहीं ना कहीं छोड़ना चाह रहे थे, कट्टर इस्लामिक देश नहीं बनना चाह रहे यस यस यस, बिल्कुल 100%, वो तो है ही एक मुख्य मुद्दा। थे। लेकिन देखिए होता क्या, कई बार कई डिक्टेटरशिप्स के अंदर जो है, डिक्टेटर्स बड़े समझदार होते हैं। जैसे कि आप दो यूएई वगैरह के अंदर देखेंगे तो उन्होंने एक बेसिक लेवल का, वहां पर भी मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, हम्म, लेकिन बड़ी वाइजली उन्होंने एक तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पूरी वहां पर लाके रखी हुई है, लाइफ में हम्म, स्टेबिलिटी है। और वो इस्लामिक कट्टरवाद को जगह नहीं आने देते और डाइवर्सिटी को प्रमोट करते, इसलिए प्रमोट लोग करते वहां हैं पर जो है बिल्कुल। वो डिक्टेटरशिप चल रही है। हम्म, लेकिन ये जो थी इनकी रजीम, ये तो बहुत ही एक मध्य युगीन जो विचारधारा हम्म, होती है, एक्सट्रीम वो थी। बारबेरिक, कि अगर किसी लड़की ने हिजाब नहीं पहना तो आप उसको पीट पीट के मार दें। ये जेलों हम्म, के, इनकी जेलों में जब लड़कियों को लेके जाते थे तो वहां शायद एक ऐसा कानून था ईरान में कि आप किसी कुंवारी लड़की को फांसी नहीं दे सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। तो ये हम्म, खामा उनके रेप करवाती थी बकायदा उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। और हम्म, अभी भी जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए थे उसमें आप देखें तो इस रेजीम ने हजारों लोगों को, निहत्थे लोगों को इनकी आईआरजीसी ने और इन लोगों ने मार दिया, जिसमें मार कुछ तो दिया। लोग संख्या 50,000 तक बताते हैं, कुछ 20,000 25,000 तक बताते हैं। हम्म, तो ये चीजें इनकी एक अति हो चुकी थी, एक्सट्रीम लेवल पर ये चीजें जा चुकी थी। तो हम्म। इसलिए लोग इनसे मुक्ति पाना उग चाहते थे। चुके थे, मुक्ति पाने जाते। डॉक्टर साहब, मैं यस। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि चूंकि इस्लामिक देश था, हम जब सब जानते हैं, ईरान और जो मिडल ईस्ट है वो भी सारे इस्लामिक देश हैं, लेकिन सभी देश कहीं ना कहीं बटे हुए नजर आ रहे हैं इस्लाम के नाम पर। जिस तरीके से हम देखते हैं, राजनीति अक्सर होती रहती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ईरान अलग थलग पड़ गया बिल्कुल, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते, क्योंकि वो इसराइल के ऊपर कार्रवाई इतनी दूर नहीं कर सकता था और अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकता, हालांकि इसराइल के ऊपर उसने जरूर कार्रवाई की है, लेकिन मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज पर उसने हमला कर दिया है। और सभी देश कहीं ना कहीं बट गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सऊदी अरब ने या दूसरे देशों ने धोखा दिया है कहीं ना कहीं इमरान को, वो इस तरह देख रहे हैं कि मुस्लिम देशों ने ही मुस्लिम देश को, एक इस्लामिक देश को धोखा दे दिया है। देखिए इसमें बहुत सारे बारीक नुएंसेस हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं। हम्म, पहली बात तो ये कि शिया सुन्नी की जो लड़ाई है वो इस्लाम के अंदर एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है, इस्लाम के अंदर बिल्कुल उसका जो है बिल्कुल ना एक बिल्कुल। कोर हम्म, सेंट्रलिटी, उसका फीचर है, वो बड़ा मुख्य स्थान ऑक्यूपाई करती है। तो ईरान के शुरू से ही रिलेशंस जो है सऊदी वगैरह के साथ बहुत ही खराब रहे हैं पहले से भी। और जब ये न्यूक्लियर सलाहियत को एक्वायर करने वाले थे तो सऊदी और ये लोग उससे बहुत परेशान थे। आप याद करेंगे कि उस एक शिया क्लेरिक को सऊदी ने मार दिया था, हम्म, एग्जीक्यूट किया था। तो उसके बाद इनके रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे। फिर आप देखेंगे तो यमन के अंदर जो है हुथीस को ईरान सपोर्ट कर रहा था, और सऊदी जो हम्म, है वहां पर बहुत ही लंबी एक जंग सऊदी ने लड़ी और यमन उन पर काफी गोले बरसाए। तो हम्म, ये तो इनके बीच में लड़ाइयां थी शुरू से। लेकिन हम्म, एक बात मैं और कहूंगा यहाँ पर कि देखिए ये जो यहाँ पर बहुत आप इनको इन बारीकियों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो कंट्रीज हैं सऊदी यूएई वगैरह, ये मोनर्की, ये भी यहाँ पर भी राजशाही है। लेकिन हम्म, ईरानी राजशाही में और इस राजशाही में फर्क इतना है कि ईरान के हम्म। अंदर डायरेक्टली क्लर्जी रूल करती है, ईरान में राजशाही नहीं है। ईरान राजशाही के नहीं अंदर है। है तो डेमोक्रेसी, हम्म, लेकिन इस्लामिक क्लर्जी रूल करती है। तो हम्म, इस्लामिक क्लर्जी जो है उसका कमिटमेंट अपनी आइडियोलॉजी के लिए, रिलीजियस आइडियोलॉजी के लिए, एक कहते हैं ना बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट्स में जाकर के, वो हम्म, रैशनैलिटी नहीं देखते। वो हम्म, उनके लिए कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना, किसी किस्म का राब्ता रखना, इसराइल के साथ कोई दोस्ती करना, वो उनके लिए आइडियोलॉजिकली जो है ना बिल्कुल मिसफिट है। तो हम्म। इसलिए वो लोग नहीं करते, नहीं करते प्रैक्टिकल हैं। नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी मोनार्कीज हैं सऊदी यूएई, ये लोग बड़े प्रैग्मेटिक लोग हैं। ये लोग खुद क्लर्जी वहां पर शासन नहीं करती, शासन वहां पर जो है रूलिंग फैमिलीज है, जो कि इस्लामिक जो ये वहाबिज्म था या जो सारी की सारी उन चीजों को इन्होंने
अकोमोडेट किया, एडजस्ट किया, वो खैर एक अलग हिस्ट्री का विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम्म। लेकिन हम्म। अभी ये मोनार्की ये चाहती हैं कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी रहे। हम्म। ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये लोग जानते हैं अमेरिका की ताकत को, अमेरिका ने सब जगह अपने बेसिस बना रखे हैं। और ये कंट्रीज ये मोनार्कीज ये चाहती हैं कि वहां पर एक स्टेबिलिटी रहे। तो क्योंकि इनकी जो प्रोस्पेरिटी है, देखिए कोई भी जो डिक्टेटरशिप जो होती है ना, वो हम्म। कभी नहीं चाहेगी कि लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं या फिर ज्यादा वहां पर संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, तनाव हो, उससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कम होती है। अब जैसे आप देखिए सऊदी, सऊदी का एक विजन 2030 है। वो हम्म। चाहते हैं कि उनकी ऑयल पर डिपेंडेंस कम होकर के हम टूरिज्म, बिल्कुल। फाइनेंस हम्म। वगैरह उस तरह हम्म। से उनका प्रोग्रेस हो। अबू धाबी ने आपका, उन्होंने तो यूएई ने तो ये कर भी दिया है वहां कर पर, भी वो दिया एक तरह है, से काफी बिल्कुल एक बिल्कुल। फाइनेंस का हब बना दिया है। तो वो लोग हाँ। नहीं चाहते, इसीलिए वो हम्म। लोग अमेरिका के साथ अपने इक्वेशंस ठीक करके रखते हैं। अमेरिका हम्म। के हर कंट्री में बेस है उनके अंदर, तो इसीलिए ईरान का अब फर्स्ट टारगेट यही था कि इन सब कंट्री में बेसिस पर हमले करना। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचें कि ये कंट्रीज जो हैं इस जंग के अंदर अमेरिका के बेसिस इनमें है तो ये प्योरली जो है ना इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से मुक्त है, ऐसा नहीं है। अरब कंट्रियों के अंदर भी आप जाएंगे, खास तौर से सऊदी में, तो वहां की जो अरब स्ट्रीट है उसके हम्म। अंदर काफी एक कट्टरवाद है। और ये अल कायदा वगैरह ये सब तो वहीं से निकले हैं। वहां बिल्कुल। की जो रिलीजियस लड़कियां हैं उसके अंदर भी गुस्सा है अमेरिका के प्रति। अब हम्म। तुर्की जैसे है, तुर्की की जो एर्दोगान रजीम है वो एक बहुत ही कट्टरवादी इस्लामिस्ट कट्टरवादी रजीम है। सरकार है, लेकिन बिल्कुल। अभी वो अभी वो कोऑपरेट इसलिए कर रहे हैं प्योरली टेक्टिकल, कुछ जो प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं ना, जियोपॉलिटिकल रीजंस, उसकी वजह से कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ये पांडे, है। आपको लगता है कि आप लोग जो बात कह रहे हैं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं वो हित बना के रखना चाहते हैं, लेकिन शायद उसी का खामियाजा भी है कि ईरान ने सबसे पहले उन्हीं देशों को टारगेट बनाया है जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, अमेरिकी लोग काम करते हैं। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ईरान के जो अमेरिका का उनको भुगतना पड़ रहा है। तो हमने दुबई में देख लिया, कतर में देख लिया, ओमान में देख लिया, तमाम जो ऐसी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, सभी जगह पर उन्होंने इस हमले को किया है ईरान ने। और कहीं ना कहीं उनको ये चताया भी है, बोला भी है क्लियरली कि क्योंकि आप लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अमेरिका के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी रिजीम वहां पे लगी हुई है, बेसिस उनके वहां पर, इसलिए वहां पर अटैक किया। कहीं ना कहीं भुगतना उन देशों को पड़ रहा है। अमेरिका तो अपना नहीं फायदा वो देख तो है। लेकर आ जाएगा क्योंकि अमेरिका के अपने हित हैं। अमेरिका अपना फायदा देख लेगा, नुकसान कहीं ना कहीं उन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ही हो रहा है इसमें। ये आप देखिए, ये जंगें जो है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सारे के सारे ये बहुत पुराने इनके हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स हैं, कहते हैं ना। हम्म। आप इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जाएं तो वहां पर साइक्स पाइकॉट की जो ट्रीटी हुई थी, उसके बाद ये जो डिवीजन जो हुआ मिडिल ईस्ट का, वो था हम्म। ही अपने आप में इतना फॉल्टी और फ्लॉट की इस तरह की सारी ये अलग अलग स्टेट्स बन करके आए। तो ये हम्म। जंगें तो वहां का एक स्वरूप रहा है। और अभी अभी जो स्थिति है उसके अंदर अमेरिकन को अपना एक फुटहोल्ड चाहिए उस एरिया के अंदर, बिकॉज वो अपनी हम्म। एनर्जी सप्लाईज को नहीं रोकना चाहते। नहीं रोकना और चाहता, जो है बिल्कुल। इजराइल जो है वो कंट्री जिसको वो अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, इजराइल उनका एक फुटहोल्ड है। तो इसीलिए अमेरिकन को इन कंट्रीज के साथ अपना एक कहता ना एक रिश्ता कायम करना और वहां पर अपने मिलिट्री बेसिस बनाना जरूरी हो गया था। अब हम्म। आज जो ईरान की हालत है, ईरान एक इतनी आइसोलेटेड रेजिम है, इंटरनेशनल सैंक्शंस फेस कर रही है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन नहीं था मिलिट्रीली उसके पास, और बिल्कुल। एयर पावर के अंदर वो इनसे मुकाबला कर नहीं सकते, ठीक है। हम्म। उनका अपना जो है ना, उनके पास सारे मौके थे, जैसे पहले इस तरह से बातचीत करने के, वो करने के, वो सारे चीज वो खत्म हो गई, ठीक है। हम्म। अब जो है उनके पास अब लास्ट मौका ये कि अब आपके पास जब कुछ नहीं बचता तो फिर आप अपना जी जान से लड़िए। अब इनके लिए बिल्कुल टारगेट्स बिल्कुल। क्या हो सकते हैं? वो करेक्ट। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं कि वो अमेरिका जाकर के अटैक कर सकें। तो वो मतलब ये नियरेस्ट कह जो सकते हैं कि कहीं अमेरिकन ना बेसेस कहीं है वहीं पर अस्तित्व की अटैक कर लड़ाई, दें। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई अब ईरान आखिरी दौर में लड़ रहा है अपनी। और कहीं ना कहीं यस। डिफीट, ये उसको पता था कि हम हारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मरते दम तक लड़ना चाहता है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी आपके यस। साथ कुछ सवाल पाकिस्तान को लेकर भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान भी कट्टरपंथी कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद थे और कट्टरवाद कट्टरवाद वहां पर फैला हुआ था। पाकिस्तान भी एक ऐसा ही देश है जो कट्टरवाद को लेकर बहुत ज्यादा अपनी बातें रखता रहता है। हमने देखा है कि इस तरीके से वहां के तमाम जो जर्नल्स रहे हैं, या अभी हम देख सकते हैं कि जो वहां पे उनके सीडीएस बन गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर, वो भी कट्टरवादी बातें बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हाल कट्टरवाद के चलते ईरान का हो गया है, पाकिस्तान का भी वैसा ही हाल हो सकता है? क्योंकि कट्टरवाद को लेकर आप कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश हैं वो अलग थलग होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ईरान की राह पर चल रहा है, आपको लगता है? देखिए पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा हालात डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट क्लर्जी रूल नहीं कर रही, वहां पर आर्मी रूल कर रही है। हम्म। आर्मी के अंदर कट्टरवाद है, सर, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी बात तो एक ही है ना, वहां पर एक एलर्जी रूल कर है। रही है, लेकिन लेकिन जिस देखिए, तरीके से ये आर, आर्मी रूल करती है वो भी उसी बात तरीके मैं से है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आर्मी क्या बड़ी चालाक है।
वो इसको बड़ा टैक्टिकली यूज करते हैं। वो हम्म, अपने फायदे के लिए दो कदम पीछे हटना भी जानते हैं, मतलब वो ऐसी मूर्खता हम्म, कभी नहीं करेंगे जैसे हम्म, ईरान ने किया, वो इस तरह की मूर्खता कभी नहीं करेंगे। बीच में हम्म, आपने देखा होगा तो पाकिस्तान ने जो है सऊदी के साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन कर लिया, इनके इजराइल के साथ भी बैक चैनल एग्रीमेंट चल रहे थे, हम्म, कॉन्वर्सेशंस। उसके अलावा अमेरिका के साथ इनकी डीलिंग्स हैं, अमेरिका को भी ये लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए मदद करते हैं, बेसिस प्रोवाइड हम्म, कर देते हैं। और हमारे अगेंस्ट जो है, भारत के अगेंस्ट सारे जो कट्टरवादी आतंकवादी संगठन है उनको यूज करते हैं। तो वो लोग, उन्हें पता है कि देखिए लॉन्ग रन में तो अल्टीमेटली तो वो भी बहुत एक्सट्रीमली इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करने वाले टेररिज्म के जनक कंट्री है, ठीक है, टेररिज्म हम्म, को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहाँ दो कदम पीछे हटाने अपने फेवर के अंदर, वो चीज वो जानते हैं। अमेरिका से वो टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए वो उन्हें कभी नाराज नहीं करेंगे। हाँ, हम्म, अब अमेरिकन जो डिपेंडेंस है उनके ऊपर, कई बार वो अमेरिका की कमजोरियों को, या अमेरिका उनके साथ जब काम करता है तो उन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा करके हम्म, टेररिज्म को भारत के खिलाफ मजबूत करते हैं और इन्हें हम्म। भारत के खिलाफ ज्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही है डॉक्टर साहब। एक सवाल मेरे इसमें ये भी है और कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान का साथ ना देकर, क्योंकि उनके ताल्लुकात उनसे भी अच्छे थे, सीमा लगती हुई है उनकी, और उस ईरान का साथ देने की बजाय अमेरिका का साथ दे रहा है, जो कि आप जब इशारा कर भी रहे हैं, क्योंकि उसके अपने हित हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी ईरान का साथ ना देना आगे चल के मुश्किलात में डाल सकता है, भारी पड़ सकता है? हाँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर तो जो है, खामनाई को जब मारा गया तो उसका काफी विरोध हुआ। कराची में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई, उसको हम्म, जलाने का प्रयास किया गया। तो हम्म, डेफिनेटली अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट पर जा करके देखें तो बहुत गुस्सा है वहां के लोगों के अंदर, और फौज के अगेंस्ट भी गुस्सा होगा उसने काफी हद तक। और उसके अतिरिक्त मैं ये कहूंगा कि अगेन यहाँ पर बात आती है कि पाकिस्तान आर्मी इन चीजों को हैंडल कैसे करती है। हम्म, अब देखिए, अगर आप पास्ट देखें तो ईरान ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया है। भारत के खिलाफ जितने भी युद्ध हुए हैं, वो शाह का ईरान था, उन्होंने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। खामेनेई रेजिम ने हमेशा कश्मीर के ऊपर ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ऐसे ऐसे विचार रखे हैं जो भारत के तो बिल्कुल ही खिलाफ थे। उन्होंने कश्मीर को पैलेस्टाइन से कंपेयर किया से, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कन्वर्जेंसेस थे, मगर लड़ाइयां भी थी, शिया सुन्नी के इश्यूज थे से। तो इनकी रिश्ते को अगर आप कह सकते हैं ना, बहुत ही एक अप्स एंड डाउन वाला रिश्ता रहा है। तो अब जैसे अभी लेटेस्ट कुछ खबरें हैं कि चाइना को जो मतलब लॉजिस्टिक्स वगैरह की मदद करनी थी ईरान की, चाहे वो हम्म, मिसाइल्स वगैरह पहुंचाने हो, वो पाकिस्तान के थ्रू ही होनी थी। और बिल्कुल। पाकिस्तान की एक खासियत है कि वो दो काम एक साथ कर सकता है, सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और करेगा। मतलब मौका अब परस्त वो देश है सर, सिंपल सी बात है। यस बिल्कुल, वो हमारे सामने, उसे पता है कि वो अमेरिका की मुखालफत नहीं कर सकता, इसलिए वो अमेरिकन को गुड बुक्स में रखेगा, अमेरिका हम्म, ट्रम्प के सपोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा। और हम्म, पीछे से वो जो वेपनरी वगैरह है जो चाइना से आ रही है उसको ईरान पर ट्रांसफर भी कर देगा। तो पाकिस्तान को कई सारे फेसेस रखना आता है। मतलब सर जो हम बात कर रहे हैं मौका परस्त पाकिस्तान, समय आने पर जो उसका कट्टरवाद है वो कहीं ना कहीं मौके अपने फायदे के लिए बदल जाता है। यस बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान का फॉर्मेशन जो हुआ था वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन था। पाकिस्तान के फॉर्मेशन के समय उन्होंने इस्लाम के नाम पर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को क्रिएट करने की कोशिश की गई। वहां का कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने। मुस्लिम लीग को सारे मैक्सिमम जो वोट्स मिले थे उस समय जो इलेक्शन हुआ था, वो यूपी में मिले थे, बंगाल में मिले थे। यहां से तो कोई गया नहीं वहां पर पार्टीशन के बाद। अब वहां पर जो कंट्री था उसमें अलग अलग तरह की एरियाज थे, बलूचिस्तान वगैरह, ये सब लोग विरोध कर रहे थे, अलग अलग इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। तो इन्हें उस कंट्री को यूनाइट करने के लिए धार्मिक कट्टरवाद का ही सहारा लेना पड़ा, और उसी के आधार पर ये आगे बढ़े। उसके बाद तमाम तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने रेज किए, और उनको ये पूरी दुनिया में एक तरह से यूज करते हैं। अगर आप कहें कि पाकिस्तान ग्लोबल जिहाद की नर्सरी है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें तो हम्म, पाकिस्तान की जो करतूतें हैं वो सिर्फ कश्मीर तक ही हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, मगर पाकिस्तान ने तो अपने टेररिस्ट बोस्निया में भी भेजे हैं, पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट अफ्रीका में भी भेजे हैं, अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया में भी भेजे हैं। जैसे हमास और इनकी भी मदद करने इनके लड़ाके जाते रहे, हिजबुल्ला के वहां भी इनके लड़ाके जाते रहे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो एक ग्लोबल जिहाद और एक्सट्रीमिज्म के साथ जो नाता है, वो बहुत ही एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। और अभी जो जंग चल रही है उसके अंदर देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान की बड़ी गहरी दोस्ती है तुर्की के साथ, हम्म, पाकिस्तान की गहरी दोस्ती है सऊदी के साथ। तो अभी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि सऊदी और तुर्की जो है वो अमेरिकन के साथ में अमेरिका है, के और साथ एक हैं। तरह से उनके हम्म, ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। हम्म, लेकिन आप इन चीजों पर ज्यादा भरोसा मत करें, देखिए, बिकॉज लॉन्ग हम्म, रन के अंदर ये पासे ये इक्वेशंस बदल सकते हैं। सऊदी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती इसलिए की क्योंकि सऊदी को ये लग गया था कि जिस तरह से इसराइल
का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, तो अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर सकता, अमेरिका उनको बचा नहीं सकता, लेकिन बचा नहीं पाकिस्तान सकता, के पास बिल्कुल। एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसको पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब कहता है, तो वो हम्म। गारंटी वहां से मिल सकती है। तुर्की हम्म। की रेजीम एक भयंकर कट्टर रेजीम है, जो पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त एक एलाय है, उनकी पार्टनर है, मान के चले आप। और तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान का जबरदस्त तरीके से साथ दिया था। अभी ये लोग साथ हैं अमेरिका के, लेकिन कल को समय हम्म। आने पर, अगर अगर सपोज ईरान कोलैप्स करता है, तो कल को एक स्थिति वो भी आ सकती है जहां पर ये जो इस तरह के जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, इनकी भी इसराइल के साथ एक स्थिति तल्ख हो सकती कल हो सकती है। सर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं है। कि मौका परस्त तो पाकिस्तान है ही है। समय आने पर जिस तरीके से ईरान यस। को धोखा दिया है, अमेरिका को भी एक तरीके से धोखा दिया है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से अमेरिकी कॉन्सुलेट पर वहां पर हमला हुआ है, एक तरीके से अमेरिका को भी आंख दिखाई है उन्होंने, धोखा यस। धोखा कहीं ना कहीं दोनों के यस। साथ किया उसने। सर क्या ये पाकिस्तान जानबूझ के ऐसा कर रहा है, आपको लगता है? ये जानबूझ के नहीं, ये इन सवालों के जवाब इतने सिंपल नहीं होते। वहां की सोसाइटी का जो एवोल्यूशन हुआ है ना अभी तक, वो मतलब एक, वहां पर पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा ही बहुत ही कट्टरवाद से ग्रसित हो चुका है। जो हम्म। उन्होंने एक अपनी सोसाइटी को दशा और दिशा दी है, खास तौर से 1970 से, वैसे तो उससे पहले से ही चल रहा था, उसके हम्म। अंदर और कुछ हो ही नहीं सकता था। इतनी कट्टरवादी सोसाइटी, आपके पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री कुछ है नहीं, सिर्फ हम्म। आपने तरह तरह के रेडिकल कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं। अगर हम्म। कोई प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो आप उसको जला देते हैं, मार जला देते देते हैं। हैं। तो ऐसी सोसाइटी में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उनसे और कुछ उम्मीद की ही नहीं जा सकती। चलिए, पाकिस्तान का चरित्र और चेहरा सबने देखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये जंग है जल्दी रुके, लेकिन कहीं ना कहीं जो कट्टरवाद है वो इस जंग पर हावी हो गया है, और उसी के चलते सभी मिडल ईस्ट या मिडल वेस्ट की जो कंट्रीज हैं, ईरान ने भी उन पर हमला किया है बदले के तौर पर कहीं ना कहीं। और अमेरिका इस युद्ध को अब अंतिम दौर में लेकर जा रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद ईरान को पूरी तरीके तबाह करने के बाद शायद जो हमले हैं वो रुक जाएंगे। डॉक्टर अभिनव, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए।